नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और एकदम शानदार हैं। तो मैं भावना भाटी सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित में। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को हम कर रहे हैं शुरू। तो सभी प्यारे बच्चों को हमारा प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, विषाणु से होने वाली बीमारी, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी सब पढ़ा दी थी। आज हम कुछ दो चार ऐसी बीमारियों की बात करेंगे जो आपके शरीर में कुछ तत्वों की कमी या अधिकता की वजह से हो जाती है। जैसे आप लोगों को कभी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि इटाई इटाई रोग जो होता है ये किसके कारण होता है। इटाई इटाई नाम की एक बीमारी होती है, इटाई इटाई। तो ये जो इटाई इटाई रोग होता है ये हमारे अंदर होता है, आप बताकर चलेंगे, कैडमियम की अधिकता के कारण। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस तत्व की अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है, तो बताना कैडमियम की अधिकता के कारण। जब हमारे शरीर में कैडमियम की अधिकता हो जाती है, ठीक है, जब हमारे शरीर में कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो उसी के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है। इटाई इटाई तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है, नर्वस सिस्टम से संबंधित एक बीमारी है। तो बताना एक्सेसनेस ऑफ कैडमियम। हमारे शरीर में जब कैडमियम ज्यादा हो जाएगा तो एक बीमारी है जिसका नाम है इटाई इटाई। इटाई इटाई आप लोगों के अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। तो कई बार आपको इटाई इटाई के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इटाई इटाई जो है ये एक बीमारी है जिसके अंदर आप लोगों को इस तरीके से जो आपका शरीर है वो ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो आपकी हड्डियां वगैरह इसमें बिल्कुल बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। तो ये कैडमियम पॉइजनिंग के कारण होती है प्यारे बच्चे, ठीक है। इसी के अंदर आप लोगों के शरीर के अंदर कैडमियम ज़्यादा हो जाएगा जो आपकी किडनी, लीवर, इन सब ऑर्गन को डैमेज करेगा और धीरे धीरे आपका जो तंत्रिका तंत्र होगा वो भी डैमेज हो जाएगा। तो ये होता है इटाई इटाई। फिलहाल इसके बारे में यही पूछा जाता है कि इटाई इटाई रोग जो होता है ये किसकी अधिकता के कारण होगा, आप बताकर चलेंगे। ये आप लोगों के अंदर कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ये आपके लीवर, किडनी, हड्डियों सबको डैमेज कर देती है बीमारी। आ जाओ, अगली बीमारी है भाई मीना माता। अगली बीमारी है मीना माता रोग। ये भी आपको पूछा जाता है मीना माता किसके कारण होता है। तो मीना माता रोग जो होता है ये हमारे अंदर पारे की अधिकता से होता है। ये किसके कारण होगा, पारे की अधिकता के कारण होगा। जब हमारे शरीर में पारा अधिक मात्रा में जाता है तो ये हो जाती है बीमारी। पारे की अधिकता के कारण कौन सी बीमारी होगी, तो आप बताएंगे मीना माता रोग हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताएंगे एक्सिस अमाउंट में जब हमारे शरीर में क्या चला जाता है, पारा, ठीक है, एक्सिस अमाउंट ऑफ मरकरी, यानी कि पारा जो है जब ये हमारे शरीर में जाएगा अधिक मात्रा में तो मीना माता रोग हो जाएगा। मीना माता रोग इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि मीना माता नाम की एक झील है, उस झील में मछलियां पाई जाती हैं, उस मछली में पारे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसी मछली खाएंगे हम कंटिन्यूअसली तो हमारे शरीर में पारा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। एक बीमारी है भाई रानी खेत। रानी खेत एक जगह का भी नाम है, बड़ी सुंदर जगह है, और रानी खेत एक बीमारी का भी नाम है। ये रानी खेत बीमारी जो है ये मुर्गियों में देखने को मिलती है। तो कभी भी पूछे किस में मिलेगी तो बताना पोल्ट्रीज के अंदर मिलती है। जो पोल्ट्री होती हैं उनमें मिलती है ये बीमारी, मुर्गी वगैरह के अंदर होती है ये बीमारी। तो रानीखेत बीमारी हम इंसानों में नहीं होती, ये पोल्ट्रीज के अंदर होती है, जो मुर्गियां वगैरह होती हैं उनमें होती है ये बीमारी, ठीक है। तो इतनी बीमारियां थी जो आपको एक्स्ट्रा में पढ़कर चलनी थी, ठीक भाई प्यारे बच्चे। एक और बीमारी आई थी जो चमगादड़ से होती थी, चमकी बुखार। चमकी बुखार आपने सुना था बेटा, चमकी फीवर। तो ये जो चमकी फीवर था ये किसके कारण होता था, तो चमकी फीवर का कारण थी बैट्स।
चमकी की फीवर जो होता था ये चमगादड़ के कारण होता था। चमगादड़ की लार के अंदर इसको फैलाने वाला, चमगादड़ की लार में इसको फैलाने वाला वायरस होता था। ठीक है, तो चमगादड़ के पास होता था वायरस, वही वायरस करता था चमकी फीवर, चमकी बुखार। ये बिहार वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिला था, चमकी फीवर जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे करके ये कुछ कुछ बीमारियां जो आपको आती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, आ जाओ। अब ये हो गया भाई, ठीक है। हाँ, अब आएंगे आगे बात करेंगे अधिकता क्या है। अधिकता मतलब अधिक, एक्सेस अमाउंट में हो जाना। ठीक है, तो ये कैडमियम की अधिकता के कारण होता है हमारे शरीर में, और ये पारे की अधिकता के कारण होगा। जब पारा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में पारा आपके शरीर में हो जाएगा। अब चमकी बुखार भी हो गया, रानीखेत भी। अब कुछ ऐसी बीमारियां जो असंक्रमित रोगों में आती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो असंक्रमित रोगों के अंदर आती हैं। असंक्रमित रोग कौन कौन से हैं? असंक्रमित रोगों में अगर हम लोग बात करते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलेंगी। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन कौन सी हैं? तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं, इनमें आएगा सबसे पहले कैंसर। तो भाई कैंसर के बारे में आपको पूछ सकता है कि जो कैंसर है ये किसके कारण होता है। कैंसर किसी वायरस या बेसिकली किसी बैक्टीरिया से नहीं होता। कैंसर का जो सबसे ज्यादा कारण होता है आपके शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन। जो आपका शरीर है इसमें हो जाता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ठीक है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है आपके शरीर में, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। तो ये है कैंसर का कारण। आपको पूछ लेगा कि कैंसर किसके कारण होता है, तो आप बताओगे अनियंत्रित कोशिका विभाजन, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगा आपके अंदर। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, आपकी जो कोशिकाएं है ना वो डिवीजन करती चली जाएंगी, करती चली जाएंगी। अब जब कोशिकाएं अनकंट्रोल हो गई हैं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर रही हैं, तो कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा। कोशिकाएं एक साथ इकट्ठा होकर गांठ बना देती हैं। वही होती है आपके शरीर में जो गांठ होती है, और गांठें जो होती हैं ज्यादातर ये कैंसर का ही रूप ले लेती हैं। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है कैंसर का कारण। कैंसर जो बीमारी होती है, इस बीमारी का जब जांच करानी है, आपको टेस्ट कराना है, तो कौन सी टेस्ट कराते हैं? कैंसर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? तो बायोप्सी होती है। ठीक है, बायोप्सी कराई जाती है या एफएनसी कराई जाती है। ठीक है, बायोप्सी या एफएनसी कराई जाती है। तो ये होते हैं किसके टेस्ट? कैंसर की जांच के लिए। तो बायोप्सी या एफएनसी ये दोनों टेस्ट कराए जाते हैं किसके लिए? कैंसर की जांच के लिए, एफएनसी। ठीक है, एफएनसी या बायोप्सी ये दोनों टेस्ट कराए जाते हैं कैंसर की जांच के लिए। अब कैंसर जो होता है इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैसे तो कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका अगर समय रहते इलाज करा लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो आपको जब भी डिटेक्ट होता है, किसी को भी डिटेक्ट होता है कि कैंसर है, तो उसकी दो थेरेपीज चलती हैं। एक तो कीमोथेरेपी कराई जाती है। पेपर में पूछा जाता है कीमोथेरेपी, कि कीमोथेरेपी किसके लिए कराते हैं? तो कीमोथेरेपी जो होती है ये कैंसर के इलाज के लिए कराई जाती है, कीमोथेरेपी। इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो आपके शरीर में डाले जाते हैं और आपकी शरीर की सिकाई, कैंसर वाले एरिया की सिकाई की जाती है। इसी को कहते हैं कीमोथेरेपी। तो एक तो कीमोथेरेपी होती है, एक होती है रेडियोथेरेपी, एक रेडियोथेरेपी भी होती है। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये दोनों होती हैं कैंसर से बचाव के लिए। ठीक है, या कैंसर का ट्रीटमेंट है ये दोनों थेरेपी। इसमें अल्फा बीटा रेज आपके शरीर में डाली जाती हैं। अल्फा बीटा रेज जो होती हैं उनको आपके शरीर में डाला जाता है, और जो कैंसर की गांठ बन गई है उसको गलाया जाता है। तो ये दोनों थेरेपी काम की जाती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, क्लियर? चलो, अब आप लोगों को पूछेगा कि जो बेसिकली कैंसर होता है ये कितने तरीके का है। तो प्यारे बच्चे, आपने देखा है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है।
तो कैंसर की एक फॉर्म होती है, जैसे कि आपके सर के अंदर आप कई बार बोलते हो कि हमारे हेड में ट्यूमर हो गया है भाई, तो आप लोगों का जो सर होता है, जब वहां पर कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको हम ट्यूमर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो ट्यूमर कहाँ बनता है? तो ट्यूमर जो होता है ये आप लोगों के मस्तिष्क के अंदर या आपके सर में जो कैंसर होता है उसको हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। तो ट्यूमर यहाँ बेसिकली इस वाले एरिया में, सर में। बाकी शरीर के दूसरे हिस्सों में अगर हो, अगर आपके शरीर के दूसरे हिस्से हैं, अगर आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में अगर गांठ बन गई है, ठीक है, अदर पार्ट्स में अगर गांठ बन गई है, चेस्ट में होता है, ठीक है, अदर पार्ट्स के अंदर अगर कहीं भी गांठ बनी हुई है तो उसको ट्यूमर नहीं कहते, फिर उसको सिस्ट कहते हैं। उसको कहते हैं सिस्ट, उसको कहा जाता है सिस्ट। तो सिस्ट कहीं भी हो सकती है, महिलाओं की बच्चादानी में, लीवर में, किडनी में, पैनक्रियाज में, ठीक है, हम लोगों की ब्रेस्ट में, भैया कहीं भी हो सकता है। तो कैंसर जो होता है ये कई तरीके का है। एक आपने पढ़ा था ब्लड कैंसर, जब आपकी जो WBC है या आपके खून में जब कैंसर हो जाता है उसको कहते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है, रुधिर का कैंसर। रुधिर कैंसर जो होता है इसमें हमारे, इसका एक और नाम है, रुधिर कैंसर को ही कहा जाता है ल्यूकेमिया, इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया, इसी को कहा जाता है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर है? ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। और इसमें होता क्या है हमारे शरीर में? तो WBC की संख्या ज्यादा हो जाती है, WBC की अधिक संख्या, आपके खून में WBC अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा WBC इकट्ठा हो जाती है आपके खून में, उसी को कहा जाता है ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। ठीक है, क्लियर? तो ये चीजें भी आपको पढ़नी है, तो आप लोग इनको पढ़ते चलेंगे। एक्सिस अमाउंट ऑफ WBC, एक्सिस अमाउंट ऑफ WBC, WBC की संख्या ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो कैंसर हो गया ये। ठीक है, तो कैंसर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। बाकी आपने डायबिटीज के बारे में पढ़ लिया कि भैया हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, डायबिटीज होता है। पैरालाइसिस क्या है? लकवा मार जाता है, तंत्रिका तंत्र का विकार है वो। ठीक, चलो तो आ जाओ, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको कराने वाली हूँ आज जेनेटिक डिजीजेस, तो हेडिंग डालेंगे जेनेटिक डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस, हेडिंग डालेंगे जेनेटिक डिजीजेस, आनुवांशिक रोग। तो आज बात चलेगी आनुवांशिक रोगों की, आनुवांशिक रोग पढ़ेंगे आज हम, जेनेटिक डिजीजेस पढ़ेंगे। ठीक है, आनुवांशिक रोग जो होते हैं ये ऐसी बीमारियां हैं हमारे शरीर में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, और मैंने बताया भी था आप लोगों को। ठीक है, ठीक है भाई, अगर ब्रेन में हो गया तो उसको ट्यूमर कहते हैं फिर, ठीक, उसको ट्यूमर कहते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अब मैं एक डेट बता दूं दीपू प्यारे बच्चे कि मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब कराऊंगी। बेटा आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होते जाएंगे, नए चैप्टर शुरू होते जाएंगे, तो उसको भी करवाएंगे। चलो भाई आओ आगे बात करते हैं। भाई आनुवांशिक रोगों में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हेमोफीलिया की। हेमोफीलिया, आनुवांशिक रोगों की बात करते हैं तो हेमोफीलिया ये आनुवांशिक रोग है, हेमोफीलिया। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस ये भी आनुवांशिक रोग है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं हम वर्णांधता, वर्णांधता इसको कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो कुछ गुणसूत्रीय रोग या कुछ ऐसी बीमारियां जो गुणसूत्रीय विकारों का कारण बनती हैं, जैसे आप बताएंगे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ये भी बीमारी होती है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, इनको पहले लिख लो एक बार, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, तो ये भी आपके अंदर एक आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में आता है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। फोर्थ नंबर पर है टर्नर सिंड्रोम, फोर्थ नंबर पर है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, तो
तो ये भी एक आनुवांशिक रोग है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक, टर्नर सिंड्रोम। आगे बात करेंगे 5वें नंबर पर, तो आप लोग बताएंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी एक तरीके का आनुवांशिक रोग है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानेंगे, डाउन सिंड्रोम। ठीक, अगली बीमारी की अगर बात की जाए तो 6ठे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, जो आता है आनुवांशिक रोगों के अंदर, 6वें नंबर पर है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम। देखो कितना अच्छा नाम है, पटाऊ सिंड्रोम। ऐसा लग रहा है जैसे पटाने वाली बीमारी हो ये। पटाते हैं ना कई बार, भाई मेरे से तो पट गई आज, मतलब पटाऊ सिंड्रोम, पटाने वाली बीमारी। तो पटाने वाली बीमारी नहीं है ये, लेकिन नाम इसका पटाऊ सिंड्रोम है। तो पटाऊ सिंड्रोम भी होता है एक आनुवांशिक रोग, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक, आगे बात करेंगे कि अगली बीमारी है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। अगली बीमारी एडवर्ड सिंड्रोम, तो भाई इसको भी लिखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी एक बीमारी है जो हमारे अंदर होती है, किसके कारण? आनुवांशिक रोगों का कारण है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, अब देखो मैंने अभी अभी स्पेशली बताया था कि भैया डायबिटीज तो मैंने आपको पढ़ा दी थी। कहाँ पर? जब हमने इंसुलिन को पढ़ा था। मैंने कहा पैरालाइसिस से कुछ नहीं आएगा, वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। तो तंत्रिका तंत्र जब बताऊंगी वहां उसके बारे में बता दूंगी। वैसे उसमें कुछ नहीं आता पैरालाइसिस से, सिर्फ तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, ये पूछता है। ठीक है, और हार्ट अटैक के बारे में मैंने जब तुम्हें हार्ट पढ़ाया था, तुम्हारा दिल पढ़ाया था, वहां बता चुकी हूं मैं। तो तुम सुनते क्यों नहीं हो चीजों को ध्यान से? मैंने अभी अभी तो कहा, मैंने डायबिटीज के बारे में इंसुलिन में पढ़ा दिया आपको। तंत्रिका तंत्र के संबंधित पैरालाइसिस होता है, और हार्ट अटैक आपने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। कहा था ना कोरोनरी धमनी होती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, उसी से हार्ट अटैक होता है। पढ़ ली थी ना वहां। तो दोबारा दोबारा पढ़कर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो बेटा? तो मैं आपको इन बीमारियों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, और मैंने अभी अभी आपको बताया भी था। फिर भी आप कमेंट कर रहे हैं मैम ये बीमारी नहीं पढ़ाई है, ये रह गया। तो बेटा रहा कुछ नहीं, आपने सब पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर? एफएनसी जो होता है प्यारे बच्चे, एफएनसी जो होता है, ये भी एक निडिल के द्वारा टेस्ट होता है। जहां लग रहा है गांठ है, उस गांठ से थोड़ा सा टिश्यू निकाले जाते हैं निडिल के द्वारा। निडिल के द्वारा उस गांठ से टिश्यू निकाले जाएंगे, और उसी को कहते हैं एफएनसी। चलो तो भाई ये हो गई। आगे बात करते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर कौन सी बीमारी है? तो 8वें नंबर पर जो आनुवांशिक रोगों में आता है, जैकेब का सिंड्रोम, जैकेब्स सिंड्रोम। 8वें नंबर पर आता है बेटा जैकेब सिंड्रोम। ठीक है, जैकेब का सिंड्रोम, जैकेब का सिंड्रोम 8वें नंबर पर है, जैकेब का सिंड्रोम। ठीक है, 9वें नंबर पर है कैट क्राई सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम। ठीक है, कैट क्राई सिंड्रोम, इसी को आप लोग कैट डू सिंड्रोम भी बोलते हो, कैट डू सिंड्रोम। ठीक है, कैट क्राई और कैट डू सिंड्रोम, सिस्टम लिख दिया, सिंड्रोम। ठीक है बेटा, चलो कैट क्राई या कैट डू सिंड्रोम, इसको हम हिंदी में भी कैट क्राई ही बोलते हैं। कैट क्राई, बिल्ली के जैसे रोने की आवाज आती है इस बीमारी में, कैट क्राई सिंड्रोम, है ना। अब आ जाओ आगे बात करते हैं अगली बीमारी 10वें नंबर पर। अरे यार 10वें नंबर पर है PKU। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया इसको कहते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, इसको भी पढ़ेंगे भाई। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल, फिनाइल से तो भाई फर्श पे पोछा लगाते हैं, उसी से याद हो जाएगी, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, ये भी एक बीमारी है। और 11वें नंबर पर है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? सिकल सेल ही लिख लेना, सिकल सेल
एनीमिया। ठीक है, तो ये इतनी बीमारियां हैं जो आती हैं आपके पेपर में आनुवांशिक रोगों से संबंधित। ठीक है, इतनी बीमारियां आनुवांशिक रोगों से संबंधित हैं। ठीक है, हाँ, बैक्टीरिया के नेम याद नहीं रहते, 2-3 दिन प्रैक्टिस करना, फिर आपको याद रहने लगेंगे। मैम आपकी वॉइस MM न्यूज़ चैनल वालों की तरह। अरे भैया, चलो भाई, बहुत बढ़िया, आपने आवाज़ की तारीफ तो करी कम से कम। चलिए, तो आगे बात करते हैं अब हम लोग बात करेंगे मैम पॉइजन में का सा कीटाणु होता है। पॉइजन में कोई कीटाणु नहीं होता बेटा, पॉइजन में केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर के अंदर जाकर, जैसे जिंक सल्फेट होता है ना, ये चूहे मारने वाले जो पॉइजन आते हैं उनके अंदर होता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपकी सेल्स को या आपके ऑर्गन को काट देते हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है या सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिससे डेथ हो जाती है। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे। तो एग्जाम के बारे में भी कुछ नहीं पता, आ जाओ बेटा। अब आप लोग एक एक करके इन बीमारियों को पढ़ोगे, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो हेमोफीलिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हेमोफीलिया को। तो भाई हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसको, हेमोफीलिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसको कहा जाता है रॉयल डिजीज, इसी को कहते हैं शाही रोग। तो आपको पूछ लेगा कि कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसे हम शाही रोग के नाम से जानते हैं, तो ये जो हेमोफीलिया बीमारी होती है इसको हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसे कहा जाता है शाही रोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन की एक महारानी थी, महारानी विक्टोरिया जी। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी, महारानी विक्टोरिया, या इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड क्वीन, इंग्लैंड, ठीक है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड लिख लेना। तो प्यारे बच्चे, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी थी, उनके अंदर ये बीमारी थी जिनका नाम था, आप बताएंगे, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी थी, इसीलिए इस बीमारी को शाही रोग कहते हैं, क्योंकि वो शाही खानदान से बिलोंग करती थी। भाई महारानी थी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी थी तो मतलब शाही खानदान से बिलोंग करती थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम हो गया रॉयल डिजीज। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को पूछेगा कि इस बीमारी के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो इस बीमारी को जो सबसे पहले परिभाषित करा था, इस बीमारी की जो डिस्क्रिप्शन दिया था, परिभाषित जो किया था इस बीमारी को जो डिस्क्राइब्ड किया था सबसे पहले, वो करा था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कॉर्नाड ओटो। ठीक है, कॉर्नाड ओटो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी को, आप लोग सन भी पूछ लेगा आप लोगों से, 1803। ठीक है, तो कर्नाड ओटो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, कर्नाड ओटो, तो कर्नाड ओटो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था सबसे पहले। मैम ये कैसी बीमारी है? तो ये एक्स लिंक्ड, आप लोगों को पूछ लेता है ये कैसी बीमारी है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, वो है ये डिजीज। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है बेटा, यानी कि एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है ये। ठीक है, अप्रभावी रोग है ये, पेपर में आता है कि हेमोफीलिया कैसी बीमारी है, तो आप बताएंगे एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है ये, मतलब ये आपके एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है। तो एक्स गुणसूत्र पर प्रभावी रहती है ये बीमारी जो होती है, तो इसीलिए इसको एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग कहते हैं। अप्रभावी रोग क्यों? क्योंकि एक्स गुणसूत्र यानी कि जो इस रोग की वेक्टर है ना, वो महिलाएं हैं। कभी भी अगला पॉइंट पूछेगा कि इस रोग की कारक कौन होती हैं, यानी इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलाने का काम कौन करती हैं, तो ये काम करती हैं महिलाएं। ये बीमारी महिलाओं को बहुत कम होती है,
ये बीमारी पुरुषों में ज़्यादा होती है, लेकिन पुरुषों के अंदर इस बीमारी को फैलाने का काम कौन करती हैं? महिलाएं। तो ये बीमारी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वेक्टर या फैलाने का काम महिलाएं करती हैं। और ये बीमारी केवल एक्स गुणसूत्र को ही क्या करेगी? लिंक्ड करेगी, एक्स गुणसूत्र के ऊपर होती है ये बीमारी, इसीलिए इसको कहते हैं एक्स सहलग्न रोग। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये भी चीजें आपको पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। तो हेमोफीलिया रोग जो होता है इसको कर्नाड ओटो ने 1803 में सबसे पहले डिस्क्राइब करा था। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है, और इसका कारक हमेशा महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं। अब इस बीमारी का लक्षण क्या है मैडम जी? तो इस बीमारी में जब चोट लगती है, इस बीमारी के अंदर जब चोट लगेगी तो खून निकलता ही रहेगा। इस बीमारी का जो सिम्टम है, रुधिर का थक्का नहीं जमता। चोट लगने पर आप देखते हो ना, थोड़ी देर में हमारा खून अपने आप बहना रुक जाता है, लेकिन इस बीमारी में रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। 24 घंटे तक उस छोटे से घाव से खून निकलता ही रहेगा, तो रुधिर का थक्का नहीं जमता। इस बीमारी में क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग नॉट डन। इस बीमारी का सिम्टम है ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट डन, ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट डन। रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा, और खून बहता रहेगा तो शरीर के अंदर का सारा खून निकलकर बाहर आ जाएगा और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है हेमोफीलिया रोग। ठीक भाई प्यारे बच्चे, यहाँ भी महिलाएं हैं, हर जगह महिलाएं हैं, और महिलाएं ही संसार को आगे बढ़ा रही हैं, और महिलाएं ही सर्वनाश का कारण है, ऐसा तुम समझ सकते हो। ठीक है, चलो तो भैया आपको एमटीएस में साइंस आता है बेटा? बिल्कुल आता है एमटीएस में साइंस। तो ये आप लोगों को क्या है, याद रखनी है चीजें। अब आप लोगों को पूछेगा कि इस बीमारी के अंदर, हेमोफीलिया रोग के अंदर कौन सा फैक्टर है जो काम करना बंद कर देता है? तो इस बीमारी के अंदर हमारे शरीर में एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं फैक्टर 8। ठीक है, तो फैक्टर 8 जो होता है ये काम करना बंद कर देता है। फैक्टर 8 जो होता है ये नहीं होता इन लोगों के अंदर, यानी जिनको हीमोफीलिया होती है उनके शरीर में फैक्टर 8 नहीं होता है। ठीक है, नॉट प्रेजेंट। तो फैक्टर 8 क्या है? फैक्टर 8 एक ऐसा फैक्टर है हमारे शरीर में जो खून को जमने का काम कराता है। जैसे आपने पढ़ा था, आपके ब्लड के अंदर होती है कैल्शियम, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, है ना, और आपके ब्लड के अंदर होती है एक विटामिन के। तो ये सारे फैक्टर मिलकर ब्लड की क्लोटिंग करते हैं, रुधिर का थक्का जमाते हैं। तो आपके शरीर में या जिनको भी हीमोफीलिया है उनके शरीर में ये 8th फैक्टर नहीं होता है। यानी 8th फैक्टर का मेन जो पार्ट है वो है प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक प्रोटीन। तो इनके शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता। प्रोथ्रोम्बिन मैंने आपको दिखाया था ना, जब ब्लड क्लोटिंग आपने पढ़ा था तो वहाँ प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा था आपने। तो प्रोथ्रोम्बिन इनके शरीर में नहीं बनेगा, जिसके कारण इनका जो खून है उसका थक्का भी नहीं जमेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन को ही कहते हैं 8th फैक्टर, और ये इनके शरीर में नहीं होता, जिसकी वजह से चोट लगने पर खून बहता ही रहता है। तो ये होगा हेमोफीलिया रोग। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हेमोफीलिया रोग से ना कुछ क्वेश्चंस बनकर आते हैं कि भाई आपको कंडीशन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनकर आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनकर आते हैं। गणेश प्यारे बच्चे कॉपी पेस्ट मत करो, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। याद करने पड़ेंगे बैक्टीरिया के नाम, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना फिर अपने आप आपको रिलेट कर लोगे। आप ट्रिक बना लो, एक बार बैठकर रात को अपने तरीके से ट्रिक बना लो तो आपको सारे बैक्टीरिया याद हो जाएंगे। या ऐसे करो कि डेली 3 बैक्टीरिया के नाम याद करने हैं, उनको दिन में 3-4 बार रिवाइज कर लो, अपने आप आपको सारे बैक्टीरिया याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो। मैम रेलवे के लिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है क्या? भैया ALP की तैयारी कर रहे हो और ये पूछ रहे हो रेलवे के लिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है क्या? है, बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो कैसे करके आओगे? बायोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज है, आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन मानकर चलो मिल जाएंगे बायो से। नॉर्मल एग्जाम में की बात कर रही हूँ, रेलवे में
बाकी ग्रुप डी की बात कर रहे हो या फिर आरपीएफ की बात कर रहे हो तो ज़्यादा मिल सकते हैं। आ जाओ आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में हेमोफीलिया रोग से। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कंडीशन दे दी जाती है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिताजी को हेमोफीलिया है, माताजी को नहीं है, तो कैसे उनके बच्चों में बीमारी जाएगी। भाई आनुवांशिक रोग है, बच्चों में तो जाएगा ही जाएगा। तो क्या सभी बच्चों में जाएगा? नहीं, सभी बच्चों में नहीं जाएगा, सभी में भी जा सकता है। तो उसके लिए कंडीशन है कुछ। जैसे पहली कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ कि भाई पिताजी हैं, पिताजी हैं, पिताजी के पास कौन से गुणसूत्र होते हैं आपको पता है? जो लड़के होते हैं उनके पास होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र। तो पिताजी हैं, उनके पास गुणसूत्र हैं एक्स और वाई। ठीक है। माताजी हैं, माताजी हैं तो माताजी जो है, मदर जो है, इनके पास जो गुणसूत्र है वो कितने हैं आप बताएंगे? माताजी के पास होते हैं एक्स एक्स, लड़कियों के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। तो पिताजी को कोई बीमारी नहीं है, पिताजी सामान्य है, नॉर्मल है। पिताजी क्या है भाई? सामान्य है, पिताजी को कोई भी बीमारी नहीं है, पिताजी नॉर्मल है, सामान्य है। ठीक है। लेकिन माताजी की बात करते हैं तो माताजी रंग हीमोफीलिया की वाहक हैं, माताजी हीमोफीलिया की वाहक हैं। अब प्यारे बच्चे, पेपर में जब भी वाहक शब्द देगा, पेपर में जब भी वेक्टर शब्द देगा, तो आपको समझ जाना है कि माताजी वाहक है। इसका मतलब माताजी को, माताजी के जब चोट लगेगी खून का थक्का तो जम जाएगा, सिम्टम दिखाई नहीं देगा माताजी के अंदर, लेकिन माताजी इन्फेक्टेड है, माताजी इस बीमारी को अगली पीढ़ी में ले जा सकती हैं। तो जब भी वाहक की बात आती है, दोनों एक्स में से कोई एक एक्स है जो डिफेक्टेड होगा, दोनों एक्स में से कोई एक एक्स है जो डिफेक्टेड होगा। मान लो हमने मान लिया ये वाला एक्स डिफेक्टेड है, तो जब भी वाहक शब्द का इस्तेमाल करें तो वाहक का मतलब होता है माता के दोनों एक्स में से कोई एक एक्स है जिस पर ये बीमारी है। दोनों एक्स पर बीमारी नहीं है। अगर दोनों एक्स पे बीमारी होगी तो माता को हीमोफीलिया हो जाएगा, फिर माता को जब चोट लगेगी तो खून का थक्का नहीं जमेगा। लेकिन अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि माताजी वाहक हैं। वाहक का मतलब है दोनों एक्स में से एक एक्स डिफेक्टेड है माता का, और माता में सिम्टम भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगली पीढ़ी में इस बीमारी को ये ले जा सकती है या अगली पीढ़ी में अपनी संतान को भी वाहक बना सकती है। तो देखो, अब पिताजी सामान्य है, माताजी हेमोफीलिया की वाहक है, ये वाला एक्स माताजी का डिफेक्टेड है। तो जब क्रॉस कराएंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये एक्स और ये एक्स, एक्स एक्स होती हैं पुत्रियां। तो ये जो पहली पुत्री बनी बेटा, इसको कोई बीमारी नहीं हुई, ये पहली डॉटर जो बनी इसको कोई बीमारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसने पिताजी से भी प्योर एक्स लिया, पिताजी के पास तो कोई बीमारी है ही नहीं, और माताजी का जो एक्स इसने लिया उसमें भी कोई बीमारी नहीं है। तो ये बीमारी, ये जो पुत्री बनी ये नॉर्मल रहेगी। ठीक है। लेकिन जब दूसरी पुत्री की बात आती है, ये वाली पुत्री पिता से एक्स लेती है और ये वाला एक्स ले लेती है माता से, तो ये वाला एक्स तो प्योर है, लेकिन ये वाला एक्स जो इसने मम्मी से ले लिया ये तो वाहक है, ये तो क्या है बेटा? वाहक हो गया। तो इसका मतलब ये भी अपनी माता की तरह, जो दूसरी पुत्री बनी ये भी अपनी माता की तरह क्या हो गई? वाहक हो गई। तो पहली पुत्री तो सामान्य है, लेकिन दूसरी पुत्री वेक्टर बन गई, वाहक हो गई। ठीक है। पहली पुत्री क्या है? सामान्य है, लेकिन दूसरी जो पुत्री हुई वो वाहक हो गई। अब इस पुत्री की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से कराएंगे तो ये भी इसको अपनी पीढ़ी में ले जाएगी आगे, है ना। अब बात करते हैं पुत्रों की। तो पुत्र पिता से तो वाई गुणसूत्र लेते हैं और माता से एक्स गुणसूत्र लेते हैं। मान लीजिए जिस पुत्र ने माता से ये वाला एक्स लिया है और वाई को तो ये बीमारी होती ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये बीमारी एक्स को प्रभावित करती है। तो ये जो एक्स वाई पुत्र बनेगा ये सामान्य रहेगा, ये अपने पिता की तरह सामान्य रहेगा, क्योंकि इसने मम्मी से ये वाला एक्स लिया है जिस पर कोई बीमारी नहीं है। इसने अपनी मम्मी से कौन सा एक्स लिया है? जिस पर कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे पुत्र की बात करें तो जो दूसरा पुत्र होगा इसने फिर से पिता से वाई ले लिया और माता से ले लिया ये डिफेक्टेड एक्स। तो माता से जब इस पुत्र ने डिफेक्टेड एक्स ले लिया तो बेटा इस पुत्र को हीमोफीलिया हो जाएगा, तो ये हेमोफीलिक हो जाएगा फिर, यानी इसको जब भी चोट लगेगी तो बेटा इसके खून का थक्का नहीं जमेगा। तो ये हेमोफिलिक पुत्र हो गया, ये हेमोफिलिक हो गया, हेमोफिलिक सन हो गया। तो भाई जब भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब भी एक सामान्य पुरुष का विवाह एक
एक हेमोफिलिक वाहक स्त्री से करा दिया जाता है। जब भी एक सामान्य व्यक्ति का विवाह एक हेमोफिलिक वाहक स्त्री के साथ करा दिया जाता है तो उनके बच्चों में इस रोग को होने की संभावनाएं क्या होंगी? तो इनके बच्चों में हमेशा 4 बच्चों को लेकर संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। तो इनके बच्चों में ये जो रोग फैलेगा किस प्रकार फैलेगा? चलो मैं यहाँ ऑप्शन लिख रही हूँ। पहला ऑप्शन होगा दोनों पुत्री वाहक। बताना आप कंडीशन, दोनों पुत्री वाहक। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। बोथ डॉटर आर वेक्टर, ये होगा ऑप्शन सही। दूसरा है दोनों पुत्र सामान्य। अगला ऑप्शन है दोनों पुत्र सामान्य। बोथ सन्स आर नॉर्मल, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों के दोनों सन जो हैं वो नॉर्मल हैं। या थर्ड ऑप्शन होगा एक पुत्री वाहक, एक पुत्री वाहक। ठीक है, आपको मिलेगा एक ऑप्शन एक पुत्री वाहक। 1 डॉटर इज कैरियर, 1 डॉटर इज कैरियर। तो एक डॉटर है कैरियर या वेक्टर, या तो वेक्टर लिखा जाएगा या कैरियर लिखा जाएगा। और भैया फोर्थ ऑप्शन क्या होगा कि दोनों पुत्र वाहक। फोर्थ ऑप्शन दे दिया दोनों पुत्र वाहक। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। बोथ सन्स आर वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, बताओ। चलो भाई, धन्यवाद बेटा अमरजीत, शुक्रिया। तो बताओ बेटा। अच्छा भैया, सब समझ में आ गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बताओ जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जब भी एक सामान्य पुरुष का विवाह एक होमोफिलिक वाहक स्त्री से करा दें तो उन दोनों के जो भविष्य में बच्चे होंगे उनमें ये बीमारी कैसे फैलेगी। तो बताओ कैसे फैलेगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको सामने करके दिखा दिए चारों ऑप्शन, चारों रिजल्ट आपके हाथ में है। तो भाई अगर आप देखें पहला ऑप्शन दोनों पुत्री वाहक, तो क्या दोनों पुत्री वाहक हैं क्या? नहीं भैया, एक तो सामान्य है, एक है वाहक। गलत हो गया पहला ऑप्शन। दोनों पुत्र सामान्य है, बेटा दोनों पुत्र सामान्य है क्या? नहीं, एक पुत्र सामान्य है, एक को तो हीमोफीलिया हो गया है ना। एक पुत्री वाहक, लेकिन हमें दिख रहा है एक पुत्री वाहक है। एक बार चौथा ऑप्शन देख लो, दोनों पुत्र वाहक। तो भैया पुत्र तो कभी वाहक हो ही नहीं सकते। मैंने कहा था पुत्रों में तो ये बीमारी हो ही जाती है या नहीं होगी, वाहक तो हमेशा स्त्री होती है। तो पुत्र तो पुरुष है, पुरुष कभी वाहक होते ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हो गया। ऐसे करके आप लोग करते हो पेपर को। अच्छा आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन दे रही हूं आपको। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन है कि भाई फिर से पिताजी हैं, फिर से क्या है, फादर है, और भैया मदर हैं, माता जी हैं, है ना। माता जी हैं, मदर है, पिताजी हैं और माता जी हैं, मदर हैं। जब आप लोग बात करोगे पिताजी की, तो पिताजी इस बार फिर से क्या है, सामान्य है। पिताजी इस बार फिर से क्या है, सामान्य। पिताजी को कोई बीमारी नहीं है। अब इन पिताजी का जो ये आदमी है, ये जो पुरुष है, जो पिताजी है, इसका विवाह करा दिया ऐसी स्त्री से जो हेमोफिलिक है। इसका विवाह करा दिया हेमोफिलिक स्त्री से। अब हेमोफिलिक जो फीमेल है वो कैसी होगी? हेमोफिलिक फीमेल का मतलब है इसको भैया हेमोफीलिया है, महिला को। ये हेमोफिलिक है, इसको हेमोफीलिया है। दैट्स मीन इसके पास जो दोनों एक्स है ना, दोनों के दोनों एक्स डिफेक्टेड है। इसके पास ये दोनों के दोनों एक्स डिफेक्टेड है। इसको जब चोट लगती है तो खून का थक्का भी नहीं जमता। इसको हेमोफीलिया रोग है माता जी को। तो भाई जब भी एक सामान्य पुरुष का विवाह एक हेमोफिलिक स्त्री से करा दिया जाए, दोनों के जब संतानें होंगी तो उनमें ये बीमारी कैसे फैलेगी? तो बता दो भैया, अब नहीं बचने वाला एक भी बालक। आ जाओ, देखो ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ क्रॉस करेगा, तो ये एक्स तो प्योर है, लेकिन ये एक्स आ गया डिफेक्टेड। तो भैया जब दोनों में से एक एक्स डिफेक्टेड होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं वाहक। तो ये जो पहली पुत्री हुई ये वाहक हो गई। ये पहली पुत्री जो है ये कैरियर या वेक्टर बन गई, है ना। तो पहली पुत्री में जो इस रोग के लक्षण तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगली पीढ़ी में इस बीमारी को फैला सकती है, वाहक बन गई।
दूसरी पुत्री की बात करें तो दूसरी पुत्री पिता से एक्स लेगी ये वाला, और माता से ले लिया ये वाला एक्स, कोई सा भी एक्स ले भैया, दोनों के दोनों खराब हैं। तो माता पुत्री का पिता वाला एक्स तो नॉर्मल रहेगा, माता जी वाला एक्स ले लिया तो ये फिर से डिफेक्टेड हो गया। तो भैया जो दूसरी पुत्री है ये भी बन गई वाहक, दूसरी पुत्री भी वाहक बन गई, कैरियर बन गई। ठीक है, तो दोनों पुत्रियों का तो हो गया सत्यानाश। आओ आगे बात कर रहे हैं। अगला पुत्र की बारी आती है, तो पुत्र पिता से तो वाई लेगा, और माता से अगर कोई सा भी एक्स ले, मान ले ये वाला एक्स ले लिया, तो भैया ये जो पुत्र है ना, इसने माता जी से ले लिया डिफेक्टेड एक्स। और भैया जब भी पुरुष जो होते हैं उनके पास एक ही एक्स है और वो भी अगर डिफेक्टेड हो गया तो फिर वो हेमोफिलिक हो जाते हैं। तो ये हो गया हेमोफिलिक, यानी जब भी इसको चोट लगेगी ना तो बेटा इसके खून का थक्का नहीं जमेगा। ये हेमोफिलिक पुत्र हो गया, हेमोफिलिक सन हो गया बेटा। ठीक है, आ जाओ दूसरे पुत्र की बात की जाए। दूसरे पुत्र ने फिर से पिता से वाई लिया और माता से ले लिया ये वाला एक्स, तो भाई इसके पास फिर से एक बार डिफेक्टेड एक्स आ गया है। तो डिफेक्टेड एक्स आया तो इस दैट्स मीन ये क्या हो गया है, हेमोफिलिक हो गया है। तो दोनों पुत्रों को तो हेमोफीलिया हो जाएगा और दोनों पुत्रियां वाहक हो जाएंगी अगर माता को हेमोफीलिया है तो। ठीक है, अगर किसी सामान्य पुरुष का विवाह एक हेमोफिलिक पर्सन या हेमोफिलिक स्त्री से करा दिया जाए तो उनके परिवार में जो चारों बच्चे होंगे ये रोग चारों में दिखेगा। दोनों पुत्रियां तो वाहक बन जाएंगी और दोनों पुत्रों को ये बीमारी हो जाएगी। तो अब आप लोगों को ऑप्शन जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप टिक लगा कर चलेंगे, है ना भाई, है ना। हाँ बेटा, मैंने हाथरस वाली न्यूज सुनी तो है, उड़ी उड़ी सी। अभी मुझे एक्चुअल में पता नहीं चला कि हुआ क्या था वहाँ। मैंने थोड़ा सा ये इंस्टा वगैरह पर या स्टेटस वगैरह देखे हैं, बट अभी एक्चुअल में मुझे न्यूज़ देखने का टाइम ही नहीं मिला। कल मेरी मैराथन थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट लेने लग गई, फिर मेरी शाम को क्लास थी, फिर उसके बाद 9 बजे क्लास छूटी, उसके बाद थोड़ा सा फिर मुझे एक्स्ट्रा काम जो प्रैक्टिस सेट होता है फिर उसके क्वेश्चंस रेडी करना, तो अभी टाइम नहीं मिला मुझे। ठीक है, हाँ, तो सभी पुत्रियां वाहक हो जाएंगी और पुत्रों को हेमोफीलिया हो जाएगा अगर माता को हेमोफीलिया है तो। दूसरी कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन, भाई यही सेम कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी रहती है। यही सेम कंडीशन जो मैं हेमोफीलिया के लिए पढ़ा रही हूँ ना, यही सेम फैक्टर कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी रहेंगे, क्योंकि वो बीमारी भी एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करती है। बस वहां बीमारी का नाम बदल जाएगा, बाकी यहाँ हेमोफीलिया पढ़ रहे हैं वहां कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, सेम फैक्ट रहेंगे हमेशा। चलो तीसरी कंडीशन है कि भाई इस बार जो पिता हैं, इस बार जो फादर हैं, इनको क्या है भाई, इनको हेमोफीलिया है, ये हेमोफीलिक है पिताजी, हेमोफीलिक है। ठीक है, पिताजी क्या है, हेमोफीलिक, पिताजी को क्या है, हेमोफीलिया। ठीक है, पिताजी को क्या है, हेमोफीलिया है। पिताजी हेमोफीलिक है, हेमोफीलिया है पिताजी को। तो पिताजी के पास जो एक्स गुणसूत्र है वो डिफेक्टेड है। जैसे कि ये पुत्र बने थे ना, अभी ये पुत्र बने थे, ये पुत्र क्या है, इनकी जब भविष्य में शादी होगी किसी से, तो मान लीजिए इनकी शादी किसी सामान्य महिला से हो जाए, ये जो डिफेक्टेड है जिनको हीमोफीलिया है, इनकी शादी किसी नॉर्मल लड़की से करा दी जाए जिसको कोई बीमारी नहीं है, तब क्या होगा। तो भाई पिताजी इस बार हीमोफीलिक है और माताजी सामान्य है, मदर जो है वो सामान्य है, मदर सामान्य है, मदर को कोई बीमारी नहीं है, माताजी सामान्य है। तो तब ये बीमारी इनके अंदर कैसे पहुंचेगी, तब ये बीमारी इनके बच्चों में कैसे पहुंचेगी बताओ। चलो तो बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला एक्स और ये वाला एक्स इन्होंने क्रॉस करा, तो ये एक्स डिफेक्टेड है और ये एक्स प्योर है। तो पुत्री ने पिताजी से जो एक्स लिया वो डिफेक्टेड हो गया, तो पुत्री ने पिताजी से जो डिफेक्टेड एक्स लिया, दैट्स मीन ये पुत्री क्या हो गई, वाहक हो गई। क्योंकि दोनों में से जब भी एक एक्स डिफेक्टेड होता है तो उस कंडीशन को हम कैरियर या वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी पुत्री की बारी आई। दूसरी पुत्री ने फिर से पिता से ये एक्स लिया और मम्मी से ये वाला एक्स ले लिया, तो पिताजी से जो एक्स लिया वो डिफेक्टेड आ गया। तो इसका मतलब दोनों पुत्रियां वाहक हो जाती हैं अगर पुत्र को क्या हो, अगर पिताजी को क्या हो, हेमोफीलिया, तो दूसरी पुत्री भी वाहक हो गई। लेकिन पुत्रों की बारी आएगी तो पुत्र सामान्य होंगे,
पुत्र आप पिताजी से ये एक्स ले लिया, मम्मी से ये वाला एक्स ले लिया, पिताजी से वाई, मम्मी से एक्स ले लिया, तो एक्स पर तो कोई बीमारी है ही नहीं, तो दैट्स मीन ये जो पुत्र होगा ये सामान्य होगा। दोनों पुत्र सामान्य होंगे, दोनों पुत्र नॉर्मल हो जाएंगे, दोनों पुत्र नॉर्मल होंगे। अब ये दूसरा पुत्र भी इस मम्मी से ये वाला एक्स ले लेगा और भैया नॉर्मल होगा, सामान्य। तो जब पिताजी को हेमोफीलिया है या जब पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस है तो पुत्रियां वाहक बन जाती हैं और पुत्र सामान्य होते हैं, पुत्र सामान्य होते हैं, ठीक है। और अगर दोनों को, चौथी कंडीशन क्या बनेगी, पिता को भी हीमोफीलिया है, मम्मी को भी हीमोफीलिया है, फिर तो तुम भूल ही जाओ कि इस परिवार में कोई भी सुखी रहेगा या इस परिवार में किसी को भी हीमोफीलिया नहीं होगा। फिर तो दोनों पुत्रियों को भी हीमोफीलिया होगा, दोनों पुत्रों को भी होगा। तो चौथी कंडीशन में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना। मैम रोग पढ़ पढ़ कर डर लगने लगा है, अरे भैया डरो मत ना, पढ़ लो। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, हेमोफीलिया। आ जाओ अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। दूसरी बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता होती है ये बीमारी, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ये बीमारी भी आपको कभी पूछे इस बीमारी को किसने सबसे पहले ढूंढा था, तो बताना जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने इस बीमारी को डिस्क्राइब करा था। तो जॉन डाल्टन जो थे, जॉन डाल्टन, उन्होंने इस बीमारी को डिस्क्राइब करा था। सबसे पहले इस बीमारी की परिभाषित या इस बीमारी के बारे में जो बात बताई थी वो किसने किया था, आप बताएंगे जॉन डाल्टन ने, ठीक है। तो उन्होंने इस बीमारी को डिस्क्राइब्ड किया था। जॉन डाल्टन ने क्या किया था, डिस्क्राइब्ड। कौन से सन में किया था ये भी पूछ सकता है, तो बताना 1794, यहाँ लिख देती हूँ, 1794 की बात है ये। जॉन डाल्टन के भाई थे, उन्होंने उसमें देखी थी ये बीमारी। तो सबसे पहले इस बीमारी को जॉन डाल्टन ने परिभाषित किया। अब इस बीमारी के अंदर, या ये बीमारी कैसी है, तो ये भी एक्स लिंक्ड, ये बीमारी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये बीमारी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी ये बीमारी भी एक्स सहलग्न है, ठीक है। ये बीमारी भी एक्स सहलग्न अप्रभावी है, मतलब ये भी किसको करती है इफेक्टिव, आप बताओगे एक्स गुणसूत्र को ही। जैसे हेमोफीलिया कर रहा था वैसे ये भी एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करती है। अब एक्स गुणसूत्र को प्रभावित कर रही है तो इस बीमारी की भी वाहक कौन होती हैं, इस बीमारी की कैरियर या वेक्टर कौन होती हैं, आप बताना सेम महिला। तो इस बीमारी को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो काम करेंगी वो महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि एक्स गुणसूत्र महिलाओं को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इस बीमारी को भी ले जाएंगी महिलाएं ही। इस बीमारी का लक्षण क्या है, तो इस बीमारी के अंदर आप जब भी दो रंगों को देखोगे, हरा और लाल, अभी बताऊंगी पहले लिख लो, ठीक है। इस बीमारी का लक्षण क्या है, इस बीमारी में हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते, ठीक है। हरे व लाल रंग में, हरे व लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते, ठीक है, अंतर नहीं करना। तो हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है। नॉट टू डिफरेंशिएट, नॉट टू डिफरेंशिएटेड रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। तो लिख लेंगे, जब भी आप लोगों को एक साथ रेड और ग्रीन कलर दिखाया जाएगा तो भाई आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है। जैसे अब मैं यहाँ दो डॉट लगा रही हूँ, भाई मैं यहाँ पे दो डॉट लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला है हरा डॉट, ओहो, ये वाला है लाल डॉट, ठीक है, ये है रेड कलर का डब्बा और ये वाला है हरे कलर का डब्बा, ठीक है, ये वाला है हरे कलर का डब्बा। तो क्या सभी को ऐसे दिख रहा है, ये लाल है ये हरा है, तो क्या सभी को ये दोनों सही दिख रहे हैं, जल्दी से बताओ, सभी को ये दोनों सही नजर आ रहे हैं, ये लाल है ये हरा है, जल्दी से बताओ
क्या आपको दोनों बिल्कुल सही दिख रहे हैं? हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते, तो ये वाला लाल है, ये वाला लाल डॉट है ना, और ये वाला हरा डॉट है। तो क्या सभी प्यारे साथियों को एकदम क्लियर दिख रही हैं चीजें? जल्दी से बताओ मुझे, बोलो जल्दी से, ठीक है। तो ये वाला लाल है, ये वाला हरा है, तो आपको सही दिख रहे हैं, ठीक है। जिन भी बच्चों को ये वाला लाल दिख रहा है, ये वाला हरा, उनको सही दिख रहे हैं फिर ये, ठीक है। नहीं मैडम, नहीं मैडम, ठीक है। सुनील बोल रहे हैं सही है। तो सुनील तुम्हें ऐसे ही दिख रहा है क्या सच में ही? तो प्यारे बच्चों, जब भी आपके सामने आपको ये दो रंग एक साथ रखे जाते हैं, वैसे हेमोफीलिया में कई रंग है जो उल्टे सीधे दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही दो रंग है जिनमें गड़बड़ होती है। नीले रंग भी नहीं, नीले रंग को भी नहीं पहचान पाते, पिंक कलर को भी नहीं पहचान पाते। तो बेटा ये अलग तरीके की है, लेकिन आपको जो मेनली पेपर में आता है वो ये दो रंग आते हैं। सबसे ज्यादा यही दो रंग हैं जो पहचाने नहीं जाते, ठीक है। यस मैम, दिख रहा है, ठीक है। तो जिन जिन को दिख रहा है ये लाल और ये हरा, तो वो खबरदार हो जाएं, फिर आपको हो गया है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हरा है और ये है लाल, ठीक। तो जब भी ये दोनों रंग एक साथ आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, हरा लाल, लाल हरा दिखता है। और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी रेलवे में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेन को जब रोकना पड़ता है तो बत्तियां होती हैं, झंडियां दिखानी पड़ती हैं। जब ट्रेन को रोकना है तो लाल झंडी, जब ट्रेन को चलाना है तो हरी झंडी। इनको उल्टा उल्टा दिखाई देगा। जब भैया ट्रेन को चलाना है और सामने हम हरी झंडी लेके खड़े हैं, इनको दिखाई दे रही है लाल, तो ये तो ट्रेन को लेकर ही खड़े रहेंगे कि लाल झंडी है, अभी तो ट्रेन को चलाना ही नहीं है। और जब हमने लाल झंडी लेकर खड़े हैं, ट्रेन को रोकना है, ये तो भगा कर ले जाएंगे ट्रेन को कि भाई सिग्नल तो ग्रीन है, भागो भागो। ऐसे ये ड्राइविंग उस पर करेंगे। लाल जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स पर एक साथ होती हैं ये बत्ती, ऊपर लाल नीचे हरी। तो जब हरी हरी जली हुई है तब तो ये गाड़ी को रोक कर खड़े हो जाएंगे कि भाई लाल जल रही है, और जब लाल जलेगी तब ये गाड़ी को भगा कर ले जाएंगे कि हरी जल रही है। तो ये गड़बड़ कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इनको कभी भी हम लोग रेलवे से संबंधित, हवाई जहाज यानी पायलट से संबंधित, ठीक है। राहुल प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसका इलाज नहीं है बेटा, जब तो ये लाइलाज बीमारी है, जब तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अगर इलाज होता तो एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाती, दूसरी पीढ़ी में जाती ही नहीं। इनका इलाज नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बेटा? अप्रभावी ही है ये, प्रभावी नहीं है, ये अप्रभावी रहते हैं, ठीक है। तो अप्रभावी ही बोलेंगे, लेकिन प्रभावित करेंगे एक्स को, लेकिन होते अप्रभावी है, क्योंकि सभी में नहीं है। सभी में होते तो प्रभावी होते, फिर तो सब हर बंदे में ये बीमारी होती। ये अप्रभावी है, इसका मतलब किसी किसी में देखने को मिलते हैं, सभी में नहीं होते, किसी किसी में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको अप्रभावी ही लिखा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया है कुछ देर के लिए, मुझे लगा मुझे, अच्छा ठीक है। तो भाई ये आनुवांशिक रोग है, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये इसीलिए आपको पेपर में इस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ से इतनी बीमारियां पढ़ ली इनके बारे में, ठीक है। चलो अब मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी गुणसूत्रीय रोग। गुणसूत्रीय रोग कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, गुणसूत्रीय रोग। यार मेरा दिमाग कहाँ है आज। गुणसूत्रीय रोग पढ़ेंगे कल हम, गुणसूत्रीय रोग जिसको कहते हैं क्रोमोसोमल डिजीज, क्रोमोसोमल डिजीजेस, यानी ऐसी बीमारियां जो हमारे गुणसूत्रों में है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हमारे शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो होती है 46। अगर आपको टोटल नंबर हमारे शरीर में पूछे तो बताओगे 46। जब भी हमारे शरीर में गुणसूत्र 46 से ज्यादा या 46 से कम हो जाते हैं तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होने चाहिए, हमारी कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होने चाहिए। जब भी हमारी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 से ज्यादा या 46 से कम हो गई तो बीमारी होगी। उसी बीमारी को कहते हैं गुणसूत्रीय रोग।
ये भी आनुवांशिक रोग होते हैं, जन्म से होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भी फैल सकते हैं, पर जन्म से होते हैं। आनुवांशिक रोग जब आप जन्म लें तभी आपके अंदर हो, वो भी आनुवांशिक रोग होते हैं। तो ये बीमारियां, गुणसूत्रीय रोग कौन से होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या में गड़बड़ी के कारण जो बीमारी होती है वो होते हैं गुणसूत्रीय रोग। तो जब भी गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा 46 से कम तो हो गए गुणसूत्रीय रोग। जैसे कि आप लोगों को पहली बीमारी है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, कौन सी है भाई? क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम जिस भी बीमारी के नाम के पीछे मिलेगा वो गुणसूत्रीय रोग है बेटा, एड्स को छोड़कर। एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके नाम के पीछे भी सिंड्रोम था, लेकिन एड्स तो वायरस से होता था, है ना। लेकिन आपको एड्स को छोड़कर जिस भी बीमारी के पीछे सिंड्रोम मिले, समझ जाना वो गुणसूत्रीय रोग है। ठीक है। अब क्लाइन-फिल्टर जो होता है, क्लाइन-फिल्टर, कई बार बच्चे बोल रहे थे कि हर बीमारी महिलाएं करती हैं क्या पुरुषों से कोई बीमारी नहीं होती? तो भैया सुन लो, ये बीमारी जो है ना पुरुषों से होती है, या ये बीमारी पुरुषों में होती है। क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम किसको होता है? ये बीमारी पुरुषों में होती है। ये बीमारी पुरुष के अंदर होती है, महिला में नहीं होती है। ये बीमारी होती है मेल्स के अंदर, पुरुष में होता है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। और इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि पुरुषों के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है, पुरुषों के शरीर में जो 23वां गुणसूत्रों का जोड़ा है वो कर लेता है ट्राइसोमी। 23वां जोड़ा त्रिसेमी कर लेता है। 23वां जोड़ा क्या कर लेगा? त्रिसेमी करता है। तो 23वां जोड़ा त्रिसेमी करता है। इसी कारण जो ये बीमारी है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम, ये हो जाती है। तो पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। तो 23rd ट्राइसोमी इन 23rd पेयर, ट्राइसोमी हो जाती है बेटा, ट्राइसोमी इन 23rd पेयर। मैम ट्राइसोमी क्या होती है? तो जो ट्राइसोमी होती है ये एक तरीके की कंडीशन है। इसमें क्या होगा? गुणसूत्र 3 कॉपी बना लेंगे, 3 कॉपी। बेटा प्रवीण कुमार जी बिल्कुल मिलने आना, बिल्कुल। जो मेरे अच्छा ये पवन कुमार जी हैं, पवन कुमार जी बिल्कुल मिलने आना बेटा, ठीक है। एएलपी के एग्जाम की अभी कोई डेट नहीं है। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो भाई ट्राइसोमी क्या होती है, बस इसको समझ लो, फिर चलो कल ही समझाती हूँ क्योंकि कल मुझे यहीं से आपको पढ़ाना है फिर से। ट्राइसोमी वैसे जो लड़के होंगे ना उनके शरीर में जो 23वां जोड़ा है, भाई 23वां जोड़ा होता है XY। लड़कों के शरीर में 23वां जोड़ा होता है XY। आपको पढ़ाए थे ना जब मैंने कोशिका पढ़ाई थी, तो गुणसूत्र पढ़ाए थे कि 23वां जोड़ा ही लिंग का निर्धारण करता है। तो लड़कों के शरीर में 23वां जोड़ा XY होता है। तो आपको दिख रहा है ना 2 गुणसूत्र हैं, जोड़ा बन रहा है। लेकिन जब भी उनको क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम होगा या जिनको भी जन्म से क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम होगा तो उनका जो 23वां जोड़ा है वो ऐसा नजर आएगा, 23वां जोड़ा ऐसा हो जाएगा। तो 23वां जोड़ा 3 कॉपी बना लेगा, 1 2 3 भाग में बढ़ जाएगा 23वां जोड़ा। तो जब 23वें जोड़े की 2 कॉपी थी तो कुल नंबर गुणसूत्रों के 46 आ रहे थे। अब भैया 23वें जोड़े ने एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र बना लिया तो इनके अंदर गुणसूत्र हो जाते हैं 47। तो मैंने कहा था ना जब भी 46 से गुणसूत्र ज्यादा होंगे बीमारी बढ़ेगी, बीमारी। ठीक है। तो भाई आपको कल की क्लास में मैं यही बताऊंगी कि क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम क्या है। कल आपके आनुवांशिक रोग मैं खत्म कर दूंगी। कल तुम्हारे बीमारियों से निजात मिल जाएगी और आपका जो एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर है वो शुरू कर दूंगी। ठीक है। एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर ही अब आपका मेन है। उसके बाद मैं आपको बॉटनी कराऊंगी और उसके बाद जो आपके छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इनको कराऊंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो रोग बेटा तुम यही तो सोचते हो जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए। बेटा बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं बायोलॉजी के अंदर।